हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो हमने अभी पिछली क्लास में परमिटिविटी के बारे में जाना। अब जरा उसकी कुछ बेसिक चीजें जान लीजिए। जैसे परमिटिविटी जो है फ्री स्पेस की जो है, इसकी वैल्यू जो रहती है वो आपकी रहती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 12। ठीक, इसकी यूनिट क्या रहेगी? देखिए, आपने जब के का फॉर्मूला पढ़ा था वो हमने आपको बताया था k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो आपकी k की यूनिट थी एप्सिलॉन नॉट की, उसकी इनवर्स यूनिट हो जाएगी। जैसे जहां तक मुझे याद है k की यूनिट आपने पढ़ी थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पर उसका उल्टा हो जाएगा, न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2 और कूलम का क्या हो जाएगा, पावर। कूलम जो है वो किस में रहेगा, स्क्वायर में ही रहेगा, ऊपर की तरफ अगर आप रखेंगे। ठीक, तो ये यूनिट जो है ये आपकी किसकी हो जाएगी, परमिटिविटी। अब ध्यान से समझिएगा, जब कूलम ने परमिटिविटी निकाली तो उन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी परमिटिविटी निकाल के दी, फ्री स्पेस की। जैसे ये देखिए, ये जो है ये है फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब हम बात कर रहे हैं या तो वैक्यूम की या फिर हम बात कर रहे हैं एयर की। एयर की परमिटिविटी भी यही मानी जाती है। इसके अलावा अगर कोई और मीडियम है तो उसकी परमिटिविटी निकालने के लिए हमारे पास अब एक फॉर्मूला आ चुका है। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं नॉर्मल फोर्स निकालता हूं तो वो होता है k Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। k की वैल्यू को ओपन कर दो तो सॉरी r जीरो लिख दिया, आर स्क्वायर। के की वैल्यू को ओपन कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये फोर्स जो है वो किस में हो गया, वैक्यूम में। एक और फोर्स अगर किसी मीडियम में निकाले, फोर्स इन मीडियम निकालूं तो वो बनेगा Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम इनटू में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये आपके पास दो इक्वेशन बन गई। दोनों को क्या करिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं एफ ऑफ वैक्यूम अपॉन में एफ ऑफ मीडियम बनाता हूं तो मेरा बनेगा Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू में हो जाएगा Q1 Q2 इंटू में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन m इंटू में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, सॉरी एप्सिलॉन m तो हमें रखना है, Q1 से Q1 कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो यहां से एक फॉर्मूला बन रहा है, एफ वैक्यूम अपॉन में एफ मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये आपने अभी पढ़ा है बेटा, ये चीज जो बराबर होती है ये होती है रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर। तो आप डायरेक्टली रिलेटिव परमिटिविटी की मदद से फोर्सेस भी निकाल सकते हैं। कितने टाइम्स फोर्स की बात करें, अगर आप एफ की बात करें तो एफ मीडियम निकालें तो ऑब्वियसली आपको पता था फोर्स गिरेगा, तो मैं उसको एफ अपॉन ई आर लिख सकता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे डायरेक्टली भी याद रखेंगे। देखिए, एफ एम को इधर ले जाओ, यार को इधर ले जाओ। मीडियम की परमिटिविटी जो होती है उसके कंपेरिजन में बात करें तो मीडियम में फोर्स हमेशा गिरेगा ही। देखिए, क्योंकि एक चीज याद रखेगा, सबसे कम परमिटिविटी किसकी है, वैक्यूम की और एयर की। तो बाकी मीडियम्स की तो उससे ज्यादा ही परमिटिविटी होगी, और परमिटिविटी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली उन मीडियम्स में फोर्स हमेशा गिरेंगे। देखिए वैलिड भी है, जो फोर्स नॉर्मल उसमें लग रहा था वैक्यूम में, उसको किसी चीज से डिवाइड करोगे तो वैल्यू गिरेगी और वही तुम्हारा फोर्स आ जाएगा जिसमें मीडियम में। तो एक चीज आपको इसको भी याद रखनी है, ये फॉर्मूलेस वगैरह देख के रखिएगा थोड़े से, ठीक है। परमिटिविटी से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने में मदद करेंगे। ठीक, अब ऐसे ही आप बात कर सकते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अभी जैसे आपने वो मेटेलिक रॉड वाला क्वेश्चन करा था ना, तो आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मेटेलिक रॉड की जो परमिटिविटी होती है वो ज्यादा होती है। अब देखिए, परमिटिविटी अगर मेटेलिक रॉड की ज्यादा है तो ऑब्वियसली मीडियम में जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप इसे ऐसे टेक्निकल भाषा में भी आंसर कर सकते हैं, दैट द परमिटिविटी ऑफ मेटेलिक रॉड इज वेरी हाई, देयरफॉर द फोर्स, इफ द मेटेलिक रॉड इज चोजन एज द मीडियम देन द फोर्स विल रिड्यूस। और आइडियल कंडीशन में माने तो आइडियल कंडीशन में मेटल्स की परमिटिविटी इनफाइनाइट मान लेते हैं, तो फोर्स भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जेई का आया क्वेश्चन है, ये जेई में आया क्वेश्चन है मेटेलिक परमिटिविटी वाला, इसीलिए बता रहा हूं। क्वेश्चन हमेशा ये मत सोचेगा जेई में हर एक क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकली आता है। थ्योरी के क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, आपके की कंसेप्ट जो है वो जरूरी आपके क्लियर होने चाहिए। एक चीज आपको याद रखनी है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसे ध्यान से देखिएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये आपने अपनी 11th क्लास में भी पढ़ा है, बट आपने वेव्स के लिए पढ़ा था, याद करिए। वेव टॉपिक में आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था, वही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं। देखिए बड़ा सीधा सा लॉजिक है यार। सुपरपोजिशन का मतलब पता क्या है, चलो इसको छोड़ो, ऐसे ही बताता हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूं एज अ टीचर, मेरे सामने अगर स्टूडेंट्स बैठे हैं तो मेरा इंडिविजुअली हर एक बच्चे के साथ कनेक्शन, मैं यहां पर सिर्फ किसी एक बच्चे को नहीं पढ़ा रहा, मैं आप सब बच्चों को पढ़ा रहा हूं। इसीलिए जब हम सुपरपोजिशन की बात करते हैं तो अगर मैं एक चार्ज हूं और आप सब भी चार्जेस हैं, तो मेरा और आपके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इंडिविजुअल है, वो इंडिपेंडेंट है किसके, बाकी फोर्सेस से। बाकी अगर इन सबको हटा भी दो तो भी हम दोनों के बीच में उतना ही फोर्स लगेगा जो इन सबके होने की वजह से भी है। इसीलिए अगर आप किसी एक स्पेसिफिक चार्ज पर मल्टीपल चार्जेस की वजह से फोर्स निकालते हैं तो आप उसको अलजेब्रिक सम कर देते हैं।
एल्जेब्रिक सम बोले तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर सम हो नहीं सकता, एल्जेब्रिक सम होगा। मतलब अगर ये मान लीजिए एक चार्ज है ये रहा Q1 और इसके आसपास बहुत सारे चार्ज है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, तो Q2 की वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा है, Q1 की वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा है और Q4 की वजह से जो फोर्स लग रहा है, सारे फोर्सेस इंडिविजुअली ऐड होंगे। मतलब जब आप फोर्सेस की बात करेंगे तो F नेट जो निकल के आएगा वो बन के आएगा F1 प्लस F2 प्लस में F3। देखिए बड़ा सीधा सा लॉजिक है। हमने खुद भी जाना कि जब हम फोर्सेस की बात करते हैं, तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसका हमने फॉर्मूला कूलम के थ्रू क्या पढ़ा, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। मतलब वो फोर्स जो है वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स पर और उनके बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर कोई दूसरा चार्ज की प्रेजेंस है भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ Q1 और Q2 की बात कर रहा हूं, तो इनका इंडिविजुअल फोर्स जो है वो Q3 और Q4 के होने की वजह से उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमें कहना चाह रहा है कौन सा प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इतनी सी बात कह रहा है। ये कह रहा है कि भैया फोर्स तो लगेगा, इंडिविजुअली लगेगा, और इस पे इन तीनों का इंडिविजुअल फोर्स लग रहा होगा और इन तीनों के फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा वो ही हमारा कौन सा फोर्स होगा, नेट फोर्स। कौन सा, नेट फोर्स। ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो किसका था, सुपरपोजिशन का। अब जरा थोड़ा फिर से आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए यहां से कहानी थोड़ी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। अब हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। देखिए हमने चार्जेस के बारे में बहुत पढ़ा, हमने देखा चार्ज क्या है, कैसे चार्जेस है वो बिहेव करते हैं। अब हम थोड़ा सा ना इसको अच्छे लेवल पर पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसमें हम सबसे पहले जानेंगे किसके बारे में, हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ध्यान से समझिएगा। देखिए किसी भी चार्ज की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा होगा उसकी इंफॉर्मेशन हमें कौन देती है, इलेक्ट्रिक। इसे ऐसे समझ लीजिए। देखिए हमने जब भी फील्ड के बारे में पढ़ा, चाहे तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे तो वो मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये सब फील्ड्स बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करती हैं, एक रीजन। ये तो हम सबने बचपन से पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक रीजन को। एक रीजन, यहां पर ये किसके अराउंड है, रीजन अराउंड अ चार्ज। एक चार्ज के अराउंड एक रीजन जिसके अंदर एक दूसरा चार्ज फोर्स फील करेगा, या तो अट्रैक्शन का या फिर रिपल्शन का। ये तो हमारी सिंपल भाषा होगी। बट अब हम इसको थोड़ा एडवांस लेवल पर लेके जाते हैं। देखिए हम इसे ऐसे समझाएंगे, हम कहेंगे कि भैया अगर मुझे किसी एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा आपके सामने। मैं कहूंगा कि भैया मैं चार्ज हूं, मेरी वजह से आपको किसी दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, पहली बात तो ये समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट नहीं करा जाता, उसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करी जाएगी। इंटेंसिटी मतलब कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सामने वाले चार्ज पर कैसा इंफ्लुएंस आ रहा है, मेरा ऑरा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसे ही चार्ज का ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग है। जब आप बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तो आप इसे ऐसे समझिए, एक पर्टिकुलर चार्ज पर मैं कितनी तेजी से फोर्स लगाऊंगा, कितनी इंटेंसिटी से फोर्स लगाऊंगा, वो रिप्रेजेंट करेगा मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर मैं आपसे कहता हूं ऐसे समझिए एक वेव की तरह, जैसे वेव है, एक वेव के अंदर अगर मान लीजिए मैंने एक चार्ज को रखा तो वो वेव में कितनी तेजी से बहेगा। अगर वेव्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है बहुत ज्यादा तो वो चार्ज बहुत तेजी से भागेगा। अगर वेव्स की इंटेंसिटी हल्की है तो वो चार्ज का मोशन आपको धीरे धीरे दिखेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको बेसिकली क्या बताती है कि अगर आप एक चार्ज को किसी एक चार्ज के अराउंड रखते हैं तो ये चार्ज उस पर कितनी इंटेंसिटी से फोर्स लगाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन आपको देता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पर उसका फॉर्मूला रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पे सारी कहानी आती है, सर यहाँ पे आपने एक चीज का नया जिक्र करा है, बट दैट इज टेस्ट चार्ज। अब हम टेस्ट चार्ज को समझेंगे। टेस्ट चार्ज क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर कभी भी फिजिक्स में टेस्ट करना पड़े, देखिए जब आप इस इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात करते हैं, किसी भी चीज की बात करते हैं, हमें टेस्ट करना है। टेस्ट मतलब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। अब उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए भैया कोई ऐसा चार्ज उठाओ जो बड़ा कमजोर हो, जिसको आपको फोर्स ना करना पड़े, वो खुद ही मान जाए कि हाँ भैया मेरे पे जो टेस्ट करना कर लो। हम क्या कर रहे हैं, हमने एक इमेजिनरी चार्ज बनाया। टेस्ट चार्ज एक्चुअली में कुछ नहीं है, टेस्ट चार्ज एक हाइपोथेटिकल चीज है, मतलब बनाई हुई है, सोची हुई चीज है सिर्फ ऑन पेपर के लिए। टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जिसको डिनोट करते हैं हम Q नॉट से, जिसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी जो वैल्यू है उसे हमने बहुत लो माना है, लेस, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास मान लीजिए। और उसका जो नेचर है वो हमने कैसा माना, नेचर मतलब कैसे नेचर का होगा, वो नेचर हमने माना है पॉजिटिव। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, ये पॉजिटिव जो है ये सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशन है। देखिए आप किस तरीके का टेस्ट चार्ज उठाते हैं उसी पर आपके आगे की थ्योरीज की सारी डायरेक्शंस वगैरह डिपेंड कर जाती है।
इसीलिए हम क्या करते हैं, हमने टेस्ट चार्ज की हर जगह कोई अलग अलग चार्जेस को ना माने कि आप पॉजिटिव मान रहे हो, मैं नेगेटिव मान रहा हूं, जिसकी वजह से हमारी थ्योरीज जो है वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएं। इसीलिए हमने कन्वेंशन बना दिया और कन्वेंशन में हमने कहा कि भैया टेस्ट चार्ज के नेचर को पॉजिटिव मानो, क्योंकि हमने जो थ्योरीज दी हैं फिजिक्स में, जो सारी थ्योरीज हैं वो किसको कंसीडर करके, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ऑन बेसिस ऑफ टेस्ट चार्ज विच इज कंसीडर्ड पॉजिटिव। अगर मैं इसी टेस्ट चार्ज को नेगेटिव मान लूंगा तो मेरी थ्योरीज जो है वो डेविएट कर जाएंगी। बस इतनी सी बात हमें आपको समझानी है। तो टेस्ट चार्ज का जो कन्वेंशन है वो जो टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव माना है वो सिर्फ एक कन्वेंशन है, इसको और कुछ मत समझिए, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं करनी अपने को, हर चीज के भी क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, ऐसे तो बुरा लगता है। बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड से पहले बस इतना समझ लीजिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी मैग्नीट्यूड वाले टॉपिक पे भी आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका फॉर्मूला आपने लिखा फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मतलब अगर मुझे एक पर्टिकुलर चार्ज से, अगर मुझे इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस चार्ज के पास एक टेस्ट चार्ज रखूंगा। देखिए टेस्ट चार्ज को डिनोट किया जाता है Q0 से। मैंने जैसे ही टेस्ट चार्ज को रखा, आपको पता है ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ये इसको बाहर फेंकेगा। अब यहां से आप समझिए, जब ये वाला चार्ज इसे रिपेल कर रहा है तो ये इसे कितने फोर्स से रिपेल करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन आपको कौन देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए बेटा, जैसे ही आप इस चार्ज से दूर जाते जाओगे, जैसे ही आप इस चार्ज से दूर जाते जाओगे, इसका जो इन्फ्लुएंस है, इसके फोर्स का इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली उस रीजन को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर इसका फोर्स जो है वो आपको डोमिनेटिंगली महसूस होगा। क्योंकि जैसे ही चार्ज एक बार उससे दूर चला गया, जो सोर्स चार्ज है उससे जब आपका टेस्ट चार्ज दूर चला गया तो उसका फोर्स उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताता है इंटेंसिटी किसकी, बेसिकली हमें बताता है फोर्स की इंटेंसिटी जो टेस्ट चार्ज पे लग रही है उसकी इंफॉर्मेशन आपको कौन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से सोचिएगा, देखिए आप इसे समझिए, अगर मैं टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा ले लेता, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप जिस चार्ज से फील्ड निकालना चाह रहे हैं वो 2 कूलम का है और टेस्ट चार्ज आपने 5 कूलम का ले लिया, तो एक बात बताइए, ये जो टेस्ट चार्ज है, अब ये चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज नहीं है, इसकी अपनी भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगी, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। हम क्या कह रहे हैं, मैं निकालना चाह रहा हूं कि ये जो चार्ज है इसकी वजह से मैक्सिमम कितना फोर्स फील हो सकता है। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए मुझे सामने ऐसा चार्ज रखना पड़ेगा जो इसके फोर्स पे कोई इंपैक्ट ना लाए, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई इंपैक्ट ना लाए। ये चार्ज इतना चुनना सा होगा कि भैया देखिए, 2 वेव्स आपस में टकराएंगी। पहली बात तो ये समझिए, हम वेव्स के एग्जांपल ले रहे हैं। 2 वेव्स आपस में टकराएंगी तो ऑब्वियसली जो रिजल्टेंट वेव होगी उसके मतलब मान लीजिए इंपैक्ट में थोड़ा बहुत कंपैरिजन हो जाएगा, कुछ तो कंपनसेशन होगा। बट जब आप बात करते हैं इंडिविजुअल वेव की, मैं इस इंडिविजुअल वेव की स्ट्रेंथ निकालना चाहता हूं तो मैं दूसरी वेव ऐसी लूंगा जो इसके रास्ते में कोई भी अड़चन ना ले। इसीलिए जब मैं टेस्ट चार्ज ले रहा हूं तो टेस्ट चार्ज तो भैया ऐसे मान लीजिए जैसी वेव में रखा हूं उसने हाथ ऊपर कर दिया कि मुझसे तो कुछ नहीं होगा, मुझे जहां लेके जाना चाहते ले जाओ, ये हो रहा है। तो इसीलिए टेस्ट चार्ज को आप कैसा मानते हैं, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम रखते हैं, क्योंकि अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ तो ये सामने वाले चार्ज की, जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले उसकी फील्ड को ऑल्टर कर देगा। ऑल्टर मतलब उसमें छेड़छाड़ कर देगा, और वो हम नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो छेड़छाड़ हो गई तो आपको इस पर्टिकुलर चार्ज की असली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं पता चल पाएगी। इसीलिए 2 चीजें याद रखनी है, टेस्ट चार्ज का नेचर पॉजिटिव कन्वेंशन है, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत कम रखा जाता है, ऐसे चार्जेस नॉर्मल केसेस में नहीं मिलते, इसीलिए हमने ऐसे क्या मान रखा है, ये सिर्फ ऑन पेपर की चीज है, इट इज अ हाइपोथेटिकल। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी क्वांटिटी है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यहां पे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड निकालना तो अपन ने सीख लिया। जब हमने मैग्नीट्यूड की बात करी तो वो तो हमने देख लिया कैसे निकाला आपने, अभी जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब बात करते हैं, अगर ये वेक्टर है तो साथ ही साथ इसके पास क्या होगी, इसके पास डायरेक्शन भी होगी। अब बात करते हैं डायरेक्शन कैसे निकाले। देखिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं, ध्यान से सुनेगा, अगर ये एक वेव चल रही है, इसके अंदर मैंने एक टेस्ट चार्ज को रखा तो वो टेस्ट चार्ज उस वेव की डायरेक्शन में ही जाएगा। तो जब वो उस वेव की डायरेक्शन में जाएगा तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो डायरेक्शन हमारे टेस्ट चार्ज की है, ध्यान से सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो डायरेक्शन हमारे टेस्ट चार्ज की होगी वही डायरेक्शन होगी हमारी किसकी,
इलेक्ट्रिक फील्ड की, वही डायरेक्शन होगी हमारी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो डायरेक्शन हमारे टेस्ट चार्ज की होती है वही डायरेक्शन होती है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की। और ये एक कन्वेंशन की तरह ही मान लीजिए आप। देखिए अगर आप टेस्ट चार्ज में छेड़छाड़ कर दोगे तो सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी, फिर आप फिजिक्स पे क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि आपने खुद प्रॉब्लम क्रिएट करी है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो आपको क्या याद रखना है, देखिए 1 मिनट, इसको अगर क्लीन रखें हम, यहां से देखिए वापस पढ़ते हैं चीजों को। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ऑल क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज मस्ट बी स्मॉल सो दैट इट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बहुत बढ़िया। इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, ये जो मैंने आपको अभी बताया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो किसकी डायरेक्शन में होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। मतलब हमारा कहने का क्या है, अगर हम एक प्लस क्यू चार्ज बनाते हैं, ठीक है, और इसके आगे पीछे में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहूं तो प्लस से कहां जाएगा, पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखता हूं तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बाहर फेंकेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां की तरफ हो जाएगी, बाहर की तरफ। बहुत सिंपल कंसेप्ट। ऐसे ही अगर नेगेटिव चार्ज है, फॉर एग्जांपल अगर आप चार्ज को कैसा बना दे, नेगेटिव, नेगेटिव क्यू, तो नेगेटिव चार्ज के आसपास अगर आप देखोगे तो इसके पास अगर मैं टेस्ट चार्ज को रखूंगा तो नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाती है, टुवर्ड्स। ध्यान से समझिएगा, नेगेटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स, पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है आउटवर्ड्स। अब ये सारी चीजें कब पॉसिबल हो पाई, जब टेस्ट चार्ज को कैसा माना है, पॉजिटिव। अगर मैं टेस्ट चार्ज को नेगेटिव मान लूंगा मेरी सारी डायरेक्शन उल्टी हो जाएंगी। अब दिक्कत ये नहीं है कि नेगेटिव मान लेंगे तो गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे जितनी भी थ्योरीज है, जितने भी कंसेप्ट्स हैं, उन सब में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव की तरफ मानी गई है, पॉजिटिव से बाहर मानी गई है। अब आप अपने कंसेप्ट को ले आओगे बीच में तो फिर आप उसी चीज को बार बार सबको एक्सप्लेन करते रहोगे कि मैंने टेस्ट चार्ज को नेगेटिव माना इसलिए ऐसा हुआ, मैंने टेस्ट चार्ज को नेगेटिव माना इसलिए ऐसा हुआ। इसीलिए उस चीज को खत्म करने के लिए आपको ये कन्वेंशन मानना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कन्वेंशन। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा, अब ध्यान से देखिएगा, एक आपका नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट टॉपिक आपका वो आएगा इस पर्टिकुलर हमारे लेक्चर का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ध्यान से देखिएगा। देखिए अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अगर मुझे पॉइंट चार्ज से, आपने जो भी फॉर्मूला पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वो एक जनरल फॉर्मूला है, वो हर जगह वैलिड है। बट अब मैं उसको उससे एक स्पेशल केस बाहर निकाल रहा हूं, और वो स्पेशल केस कौन सा है, मैं निकालना चाह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए कंसीडर करते हैं, ये मान लीजिए एक आपका पॉइंट है O, इस पर हम मान लेते हैं हमने प्लस क्यू चार्ज रखा है। ये एक पॉइंट है P जो कि इस प्लस क्यू से कितना दूर है, R डिस्टेंस दूर है। मैं इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना चाह रहा हूं। अब आप मुझे बताते जाइए, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, एक बात बताइएगा। देखिए मैं एक प्लस क्यू चार्ज हूं, एक पॉइंट ये रहा P, मुझे इस P पॉइंट पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जो P पॉइंट है मुझे इस पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो आप खुद बताइएगा, अगर मुझे उस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या उस P पॉइंट पर कुछ होना चाहिए, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं अपना फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो उस पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वहां पर किसी चार्ज की प्रेजेंस होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहां चार्ज होगा तभी मैं उसके साथ क्या कर पाऊंगा, इंटरेक्ट कर पाऊंगा। तो चार्ज रखना है तो किसकी बलि चढ़ेगी, हमेशा टेस्ट चार्ज की। तो P पॉइंट पे किसको रख दो, P पॉइंट पे रख दो एक टेस्ट चार्ज को। टेस्ट चार्ज का नेचर हमेशा कैसा है, पॉजिटिव, डिनोट किससे करते हैं, Q नॉट से। आज के बाद कभी कोई गलती नहीं करेगा इसमें। चलिए बताइए, अब एक बात बताइए, जैसे मैंने इस P पॉइंट पे इस Q नॉट को रख दिया, क्या ये प्लस Q इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा, यस। प्लस है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो कितने फोर्स से रिपेल करेगा, वो हमें कूलम भैया ने बताया था। और कूलम भैया क्या बताए गए थे, F इज इक्वल टू K Q1 Q2। चलिए इसे ऐसे नहीं, इसे ऐसे रखते हैं, अपना क्या रहेगा, K Q और दूसरा चार्ज कौन सा, Q नॉट अपॉन में उनके बीच का डिस्टेंस, दैट इज R स्क्वायर। तो फोर्स हमें पता चल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोगों ने अभी देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब एक बात बताइए, यही फोर्स यहां पर पुट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली किस फोर्स को बताती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, और ये रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में। तो आप इसको फाइनल कैलकुलेट करके क्या लिख सकते हैं, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो रहेगी Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर इनटू में क्या हो जाएगा, Q नॉट, टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज कैंसिल, और ये आपका पहला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला KQ अपॉन में R स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट, KQ अपॉन में R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
आज के बाद अगर आपसे कभी पूछे द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज। और अगर आपसे कोई पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, इट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखिए कुछ फॉर्मूलेज आपको डायरेक्टली याद भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि आगे जब आप डेरिवेशंस करोगे ना तो उसमें आपसे सीधा पूछते हैं बेटा बताइए इस टेस्ट चार्ज की वजह से कितना, सॉरी इस चार्ज की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। वहां पर आप सीधा बोलेंगे सर इट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो चलिए इसको वाइंड अप करते हैं आज के सेशन को। हमने इसमें क्या जाना है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और कोशिश करेंगे इन सारे कंसेप्ट्स का जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी का उसमें इस्तेमाल करने के लिए। थैंक यू सो मच।